लाइफ से जुड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि लगातार मुझ पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। एक सौ तिरानवे घंटा हो गया, हम पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। हमारे बारे में कहा गया कि इनको मंत्री पद इतनी भी जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी के बारे में, हम लोग तो गांव के खेत खलिहान से पढ़ करके आए हैं, हम लोग तो कोई डीपीएस यूपीएस में पढ़े नहीं हैं। तो हमारी योग्यता पर भी सवाल उठाया गया कि मुद्दा उठाने का इनको तरीका नहीं मालूम। यह भी कहा गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट का प्रावधान बताया गया, हर प्रावधान को बताया गया। धैर्य रखिए। यह भी बताया गया कि यह चुनावी हलफनामा में है। ये तमाम आरोप हम पर लगाए गए। यह बताया गया, सारे लोग मैदान में आ गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सारे परिवार के लोगों को, आप तमाम मीडिया के साथियों के साथ और बिहार की जनता के सामने अपनी बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कहा गया कि निकनेम यही है। निकनेम मतलब उपनाम होता है। यह कहा गया कि चुनावी हलफनामा में इसका जिक्र है। यह कहा गया कि आप पता लगा लीजिए मेरे बारे में कि हमको क्या क्या कहा गया। विपक्ष के नेता के द्वारा कहा गया कि पता लगा लीजिए नाम। मैं एक एक प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूं। सत्य न विचलित हो कभी, सत्य न सकता हार। मिटे पाप का मूल भी, करे सत्य जब वार। जब वार सत्य जो वार करता है ना, तो मन विचलित होगा। मुख में मीठे बोल हैं, ये लोग कहा है ना, दलित शोषित पिछड़ा का नारा लगाते हैं। मुख में मीठे बोल हैं, हृदय कपट का भाव, हृदय में कपट रखे हुए। इनमें अब है नहीं सच सुनने का चाव। सच सुनने का चाव जो होता है, रुचि होती है, वह नहीं है। क्योंकि एक गलत करिएगा 100 गलत बोलना पड़ेगा आपको, और उसका प्रतिफल जानते हैं ना। झूठ न फलता है कभी, होता इसका अंत। झूठ न फलता है कभी, होता इसका अंत। मरते हैं मानव यहाँ, सत्य रहे जीवंत। मानव शरीर तो छूट जाता है, लेकिन सत्य सत्य होता है। इसका एहसास तो निश्चित रूप से होना चाहिए हमारी समझ से। और आरोप लगा रहे हैं, योग्यता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो हमने उस समय भी कहा, उस बीच के दौर में हमने कहा कि अगर मेरे आरोप गलत है तो मुझ पर मुकदमा करिए। मुकदमा करने में क्यों डर रहे हैं आप? हम अगर गलत बोल रहे हैं, हम आपका चरित्र हनन कर रहे हैं। कहा गया कि राजनीति के निम्न स्तर पर चले गए, तो संपत्ति खरीदने के समय नहीं सोचे थे कि सही स्तर है या गलत स्तर है। तो आरोप लगा रहे हैं। क्या क्या आरोप इन लोगों ने लगा दिया। अब मैं उनके हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूं। कृपा करके बताइए। यह जानना बहुत जरूरी है आम लोगों के लिए। पहला बुनियादी सवाल मेरा है कि क्या नाबालिग को संपत्ति खरीदने का अधिकार है? क्या 3 वर्ष 4 वर्ष की उम्र में कोई संपत्ति उसके नाम से खरीदा जा सकता है?
क्योंकि हम लोग चरवाहा विद्यालय वाले तो है नहीं, हम लोग तो गांव के विद्यालय वाले हैं, पहलवान विद्यालय वाले तो है नहीं। तो जरा पढ़ लीजिए, पढ़ने का आदत डालिए। झटका में राजनीति में जगह ले लीजिएगा तो झटका में जो संपत्ति लिए वो तो पकड़ लेवे करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1972, यह कहता है कि किसको जमीन का कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार है। यह कानून 1872 का है, आज भी प्रभावी है। वह कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो बालिग होगा उसी को संपत्ति खरीदने का अधिकार है। दिमाग मत लगाइए हम पर, कह रहे हैं कि इनको जानकारी नहीं है तो आपसे जानकारी लेकर राजनीति करते हैं, बटैया लेते हैं हम लोग, मेहनत करते हैं खुद। जरा बताइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 11 के तहत जो प्रावधान है, क्या ये उसका उल्लंघन है कि नहीं, सो बताइए। मैं आप तमाम फेसबुक लाइव के मित्रों से अनुरोध करूंगा कि उनसे पूछिए ये सवाल, क्योंकि इनको कानून तो समझ में आता नहीं है। जब कानून का इंजेक्शन पड़ता है तब इनको कानून समझ में आता है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11 प्रभावी है या नहीं प्रभावी है, जरा ये बतावे। और मेजोरिटी एक्ट क्या है, कोई इसके लिए भी कानून है। ऐसा नहीं है कि कोई कानून नहीं बना है, बिना कानून का देश नहीं चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के अंदर संविधान बनाया और संविधान के द्वारा जो प्रदत्त शक्तियां हमारी हैं, वो शक्तियां के तहत इंडियन मेजोरिटी एक्ट है। साल तो याद होगा नहीं, 1875। उसका 3(1) यह कहता है एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया shall attain the age of majority on his completing the age of 18 years and not before। 18 वर्ष के पहले कोई भी व्यक्ति बालिग नहीं हो सकता, तो बालिग हो नहीं सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आप जमीन खरीद नहीं सकते, तो जमीन खरीद कैसे लिया, कैसे खरीदा जमीन, ये बताइए ना। ये तो बताना पड़ेगा आपको, ये जमीन आपने कैसे खरीदा। और जमीन का हाल जरा देखिए, इनका भाषण दे रहे हैं कि वो हमने शपथ पत्र में डाला है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। प्रताप यादव और तरुण कुमार यादव, पेशर लालू प्रसाद यादव, एक संपत्ति का तो जिक्र आप करते हैं, लेकिन दूसरी संपत्ति जो है वह 27/10/1993 को 27/10/1993 को जो जमीन लिखाया अपने मात्र 6,000 में। देखिए इतना सस्ता जमीन तो किसी को नहीं मिलता होगा, ये गौरव तो इन्हीं को प्राप्त है। यह जमीन आपने लिखवाया और वो जमीन का डिटेल मेरे पास उपलब्ध है। इसका देखिए क्या हाल है इन लोगों का। के पिता चंद्रिका सिंह बंद सुदर्शन चौधरी से 6 कट्ठा, माने 1 कट्ठा 2 कट्ठा 6 कट्ठा, जो मौका मिले लिखवा लेना है, छोड़ना नहीं है। मौजा फुलवरिया में है, इसका खाता नंबर 74 और प्लॉट नंबर 891। क्यों नहीं दर्ज किया, क्यों ये संपत्ति को छिपाया आपने, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। अगर आप ये कहते हैं कि नाबालिग थे, एक ही नाम है, एक ही जगह जमीन है ना, फुलवरिया में ना, एक को जो प्रभुनाथ सिंह जी लिखते हैं उसको तो आप डालते हैं हलफनामे में, और दूसरा को क्यों नहीं डाला।
891 को क्यों नहीं डाला आपने? ये तो बताइए लोगों को कि खाता नंबर 74 प्लॉट नंबर 891 आपने क्यों नहीं, और आप ये 27/10/93 को आपने ये दस्तावेज निबंधित करवाया। ये महत्वपूर्ण सवाल है कि यह आपको किसने अधिकार दिया? तो पहला तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत नाबालिग के नाम से जमीन खरीदने का अधिकार नहीं, और जमीन आपने जो खरीदा तो चुनावी हलफनामे में आपने कैसे उसको लिखा एक को? जब वो जमीन ही अवैध है तो आपने हलफनामे में दिया कैसे? मूल सवाल है। और दिया भी अगर तो फिर फर्जीवाड़ा। एक को छिपा लिया, एक को डाइजेस्ट कर लिए। वो किसी फुलवरिया गांव में अति पिछड़ा दलित को दान में दे दिए। क्या किए उस जमीन को? या आसमान खा लिया उस जमीन को? क्या हुआ?